नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम फिर बात करेंगे विधानसभा चुनाव के छठे चरण पर। छठवें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग हुई है। पूर्वांचल का ये वो इलाका है जहां विकास और सुशासन से ज्यादा जातिवाद हावी आया है। अब समय के साथ वोटर अपना मिजाज भी बदलता रहता है। 2017 में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 46, बसपा ने 5, सपा ने 2, कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। जबकि इससे पहले की अगर बात करें तो 2012 में बीजेपी को महज 8 सीटें मिली थी। तो इस बार यहां का जो चुनावी ऊंट है वो किस करवट बैठता है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार राह आसान नहीं है। सपा गठबंधन और बसपा ने छठे चरण में जातियों का ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा है जिसके चलते बीजेपी और सीएम योगी के लिए राजनीतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। तो क्या है बीजेपी की वो चिंताएं और विपक्ष को इस चरण से क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो छठे चरण का दंगल में किसका मंगल होने वाला है, ये आज का हमारा विषय। और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहमानों से आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नतीजे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2012 के नतीजे हैं जहां बीजेपी को महज 8 सीटें मिली थी, यहां सपा भारी थी। तो वहीं बदल कर ये 2017 में बीजेपी के पक्ष में आ गई थी। तो जो सीटें हैं वो पाला बदलती रही हैं, लेकिन इस बार का क्या कुछ मिजाज होने वाला है वो देखने वाली बात होगी और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से, करण मिश्रा नेता समाजवादी पार्टी, राजीव उपाध्याय बहुजन समाज पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इस बार का रण थोड़ा सा कड़ा दिखाई दिया है। 50-50% का मामला, दोनों का 50-50 का मुकाबला इस बार कहा जा रहा है। क्या स्थिति आपको लग रही है? क्योंकि पिछली बार जिस तरह से बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, क्या उस प्रदर्शन को इस बार बरकरार रखेगी या इस बार अंतर कुछ कम ज्यादा हो सकता है? देखिए विनीत जी, पिछली बार बीजेपी से लोगों को उम्मीदें थी, इस बार भरोसा है। हमने अपने 5 साल के शासन में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तो इस क्षेत्र को अपराधियों से मुक्त कराया और इसी क्षेत्र में गोरखपुर का जो खाद कारखाना, फर्टिलाइजर कारखाना जो हमने चालू किया, ये ऐतिहासिक है। इसके पहले तमाम सरकारें उसको खोलने का वादा करती रही, किसी ने उस पर अमल नहीं किया। उसी गोरखपुर में हमने कैंप नहीं खोला और उन्हीं जिलों में बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया में हमने मेडिकल कॉलेज भी खोले। तो जिस तरह से इस क्षेत्र की प्रगति योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुई है, मुझे लगता है कि 2017 से ही ज्यादा प्रचंड बहुमत से जनता जनार्दन हमें अपना आशीर्वाद दे देगा। और जो विरोधियों के मंसूबे हैं, जो बहुसंख्यक समाज को जाति के खांचे में बांट करके रखना चाहते हैं, वो ध्वस्त हो जाए। जाति से पराजित उत्तर प्रदेश की अब सच्चाई रही है। लोग विकास के मुद्दे पे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, देश हित के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और उसका परिणाम आज क्षेत्रों में दिखाई भी दे रहा है, अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दिया है। लेकिन आज बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, जिस बेल्ट में आज मतदान हो रहा है वो आज दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पूर्वांचल को लेकर बात कही जाए तो विकास यहां कभी बड़ा मुद्दा रहा नहीं। जातिगत समीकरण जिस तरह से साधे गए और तमाम तरह के विरोधाभास भी देखने को मिला, सरकार को लेकर विरोधाभास देखने को मिला। कई बातें ऐसी कही गई कि एक विशेष जाति को पर ज्यादा फोकस सरकार ने किया है। और अगर बात करें हम ओम प्रकाश राजभर को लेकर, तो इस बार तो वो भी आपके साथ नहीं है। तो क्या कुछ स्थिति सही रहेगी पहले की जैसी? जी, ओम प्रकाश राजभर के साथ इस बार हम नहीं, वो हमारे साथ हैं या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम उनके साथ हैं। वो बहुत लोगों के साथ गठबंधन की बहुत बार चुनाव लड़े, खुद ही बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जमाने से राजनीति कर रहे हैं, काशीराम जी चेला रहे, मायावती जी के साथ रहे,
छोटेलाल पटेल जी के साथ रहे, कौमी एकता दल मुख्तार अंसारी के साथ रहे, लेकिन विधानसभा की तहलील लादने का अवसर उनको भारतीय जनता पार्टी के जब साथ में रहे तभी। तो महत्वपूर्ण ये है कि उनके साथ इस बार भाजपा नहीं, वो हमारे साथ एक अब नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है और इसका उनको जमीनी सच्चाई का अंदाजा भी है और हकीकत का उनको अगर कुछ अभी संशय होगा तो जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो उनके ज्ञान चक्र खुल जाएंगे। चलिए हमारे साथ करण मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी से। करण मिश्रा जी, किस तरह से देखते हैं, क्या पिछले जो नतीजे रहे वहां आपको बड़ा घाटा हुआ, उससे पहले जब आपकी सरकार आई थी आपको बहुत फायदा हुआ था, इस बार की क्या स्थिति लग रही है? हालांकि कहा यह जा रहा है कि मुकाबला 50-50 है। देखिए, जनता जनार्दन है और जनता ही सर पे बिठाती है और जनता ही उतारती है। 2012 से लेकर के जो हम लोगों ने विकास किया समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के छलावे में, झूठ में आकर के जो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा और गद्दारी की, और हमारे बड़े भाई ये भी कह रहे थे कि गोरखपुर से लेकर के देवरिया तक बड़ा विकास हुआ है। तो विकास तो हुआ है लेकिन अपराध का विकास हुआ है। गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है और इन्होंने एक बात की कि राष्ट्र है क्या, हमको पहले ये समझा दे कि राष्ट्र है क्या। भैया, हम जहां रहते हैं ये राष्ट्रीय तो है और हम जहां पे रहते हैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब रहते हैं और भारत माता का तिरंगा सब फहराते हैं और सब राष्ट्र के लिए ही जीते हैं। लेकिन ये देश खतरे में, राष्ट्र की बात ये लोग करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। अरे राष्ट्रवादी होता क्या है? सबसे पहले हमारे अंदर मानवता और इंसानियत होनी चाहिए। हम तो इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। अगर हम ब्राह्मण हैं और हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, भाई साहब श्रीवास्तव अगर इनके अंदर इंसानियत नहीं है तो कहाँ राष्ट्रवाद रह गया? किस चीज को राष्ट्रवाद नाम देना चाहते हैं? एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर आपका एकदम मजबूर है और ये सब चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं है। जनता इस बार इनको बता देगी। जिस तरीके से स्वामी जी पे इन्होंने हम लोगों ने हमला करवाया, उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया, ये कहाँ का है? कौन सा लोकतंत्र है? क्या है ये? आज भी प्रशासन सरकार के इशारे पे काम कर रहा है और बता रहा है कि हमने सब कुछ मेंटेन कर दिया। सबका साथ सबका विकास की तो बात की, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं किया, सबका विनाश कर दिया। और ये हिंदू मुसलमान छात्र नौजवान सब जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और वही जनता चाहते इनको जवाब देने जा रही है। और निश्चित तौर पर 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दलित पिछड़ों को साथ लेकर के हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग बलगलाते नहीं है किसी को कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। भाई साहब, राष्ट्रवाद, हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद मुद्दा क्या है? अरे हमारे पेट की रोटी नहीं होगी वो हमारा मुद्दा है, रोजगार हमारा मुद्दा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है, स्वास्थ्य हमारा मुद्दा है। राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद तो राष्ट्र के तो हम ही है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। चलिए, राजीव उपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, बहुजन समाज पार्टी अपने आप को कहां देखती है? चूंकि पहले एक दबदबा रहता था, बीएसपी का एक बड़ा दबदबा था, लेकिन ये 2 बार के जो चुनाव हुए उसके बाद से बीएसपी कहीं ना कहीं नीचे ही जा रही है। अब क्या कुछ स्थिति है बीएसपी की और क्या कुछ उम्मीदें इस बार हैं? और ऐसे कौन से वो मुद्दे होंगे या ऐसी कौन सी वो बात होगी, कौन से वो समीकरण होंगे जिससे कि जनता इस बार बीएसपी पर भरोसा दिखाए? दिनेश जी, मैंने आप ही के चैनल में एक चीज कहा था कि बीएसपी 2017 में भी, चूंकि आप लोग कहते हैं ना तो थोड़ा सा वो असमंजस में आ जाता है आदमी, 2017 में भी बीएसपी समाजवादी पार्टी से वोटों के मामले में अधिक थी। 2012 में तो 1% अधिक थे अखिलेश जी। और 2017 में जिस तरह की लड़ाई, झूठ, मक्कारी और कैसे छलावा दे करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के वादे उल्टे सीधे करके जिस तरह से जनता को गुमराह करके आई थी, उसमें तो बहुजन समाज पार्टी को छोड़िए, बहुत सारे लोग, सारे के सारे दल उसमें जो है एक तरह से आंधी थी और वो खत्म हो गए थे। वो एक अलग व्यवस्था थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी उसी 2012 और 17 की व्यवस्था में जूझ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी 2000 जैसे 7 में खत्म हो रही थी, उस तरह भारतीय जनता पार्टी एक एक सीटें अपनी खत्म करते जा रही है। रही बात बहुजन समाज पार्टी को, जिस तरह से 1 महीना पहले आप लोग आकलन कर रहे थे और आज जो आकलन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आप खुद सोच रहे होंगे। निश्चित तौर पे बहन जी उधर बीच में कम निकली थी, लेकिन चुनाव का जो परिणाम आएगा
वो देखने लायक होगा। अब आज मान लीजिए 6वें चरण का चुनाव था आज, और आज गोरखपुर के सिद्धार्थनगर के बॉर्डर से लेकर और बलिया तक चुनाव हुआ है। इन जगहों पे आपका खुद चैनल बता रहा है कि आर पार की लड़ाई है। इन जगहों में बहुतायत जगह, मैंने क्या बताया था, कल एक चैनल में बैठा था तो मैंने कहा कि इन 57 सीटों में से पिछली बार 45 सीटें बीजेपी जीती थी, केवल 5 सीटें हमारे पास थी और 2 सीटें अन्य लोगों के पास थी। लेकिन इस बार के चुनाव में जो आज वोटिंग हुई है, इसमें मात्र हम जो सोच रहे हैं कि 10 सीटें श्रीवास्तव जी की पार्टी को जाएगी, बाकी सीटें विपक्ष में आ रही है, ये हम लोग देख के चल रहे हैं। विपक्ष में यानी कि बसपा में आ रही है कि सपा और कहीं दूसरी जगह जा रही है? वो हम इतने भी वो नहीं है कि हम कह दें कि नहीं सारी सीटें बसपा जीत रही है। इतना जरूर मान के चल रहे हैं कि आज जो जनता का रुख है, जो महंगाई है भाई साहब, जो बेरोजगारी है, पूर्वांचल में एक चीज बहुत सत्य है कि पूर्वांचल का लड़का जैसे ही 12th करता है तो कृषि प्रधान क्षेत्र है पूर्वांचल, वहां का गार्जियन चाहता है कि 12वीं पास किया और ये फौज में चला जाए, पुलिस में चला जाए और जल्दी से जल्दी घर का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करे। पिछले 3 सालों में श्रीवास्तव जी से पूछिए, 4 सालों में क्या एक भी भर्ती फौज की निकाली गई? माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री थे, ये गए थे अभी गोंडा 4 दिन पहले। बच्चों ने किस तरह से हुटिंग करी कि भाई हमको पहले नौकरी दीजिए, तब आकर के हम आपकी ये बकवास सुनेंगे। मैं आज जो बोल रहा हूं या जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे हैं या सपा के बोल रहे हैं, जनता जो बैठी हुई है, जो हम लोगों की बातें आज जनता सुन रही है, वो हमसे ज्यादा आकलन कर रही है बैठे बैठे। तो हम कुछ भी कहे, मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहे, बुलडोजर चलाते रह गए, बुलडोजर कहाँ चलाए, ये पूरी दुनिया देख ली है, पूरी दुनिया जानती है कि 4-5 लोगों पे गिने चुने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले और रैलियों में बुलडोजर रख के दिखाने का प्रयास किया। अरे बुलडोजर चलाना था अपने जो मित्र इनके साथ, जिनको गनर दे के घुमा रहे हैं, जो बदमाश और माफिया हैं, उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चला, पूछा जाए तो उनके घरों पे जब नहीं चलाए, उनके लिए कहते हो कानून व्यवस्था, और जो तो आपके दुश्मन थे उनको चलाए, और जो दुश्मन भी थे दोस्त बन गए, जो सत्ता के साथ साथ इनके साथ चले गए, उनको छोड़ दिए वो माफिया। क्या उत्तर प्रदेश में केवल यही 5 माफिया थे? इसका मतलब माफिया खत्म हो गए? अब माफिया बचा ही नहीं उत्तर प्रदेश में, तो फिर ये बुलडोजर की और जेसीबी की क्या जरूरत पड़ेगी? ये चीजें हैं, ये चीज दर्शाती है कि माफिया हैं। वो माफिया कल को हमारे साथ थे, वो माफिया आज इनके साथ घूम रहे हैं, इनकी गाड़ियों में चल रहे हैं, इनके मंत्रियों की लाल बत्ती गाड़ियों में चल रहे हैं। बस अंतर इतना ही आया है माफियाओं के। और जनता इस चीज से नहीं उबी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, जनता इस चीज से उबी है, बेरोजगारी से उबी है, महंगाई से उबी है। जिस तरह से बच्चों के ऊपर लाठियाचार्ज किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 साल तक कोई सुना नहीं। 5 कालिदास मार्ग पर जब भी मुख्यमंत्री जी के यहाँ बच्चों ने धरना दिया, 87 दिन धरना चलते हैं। भारत के अंदर एक सबसे बड़ा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धरना चला आपको दिल्ली में, किसानों का धरना। अंततः आपको माफी मांग करके 700 लोगों की जब मृत्यु हो गई, तब माननीय प्रधानमंत्री जी माफी मांगते हैं और उसको विड्रॉ करते हैं। ऐसे हठधर्मी से देश नहीं चलता है, देश चलता है लिबरल से। हम आपकी सुने, आप हमारी सुनिए, तब देश चलेगा। जनता में ये थोड़ी ना है कि मन की बात केवल प्रधानमंत्री जी करे, मन की बात हमारी भी सुने। इस जनमानस की 125 करोड़ जनता की बातें प्रधानमंत्री जी एक दिन नहीं सुनना है, मुख्यमंत्री जी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि प्रेस वालों की बातें सुन ले, कि प्रेस वाले दिनेश अवस्थी जी बैठ करके ये पूछे माननीय योगी जी से कि बेरोजगारी क्यों नहीं, नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, फौज की भर्ती क्यों नहीं आ रही। ये आप बैठ के पूछेंगे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन 7 सालों की विडंबना है कि इस भारत का प्रधानमंत्री एक दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस नहीं कर पाया। बहुत बड़ी बात है दिनेश जी, कहने के लिए है। देखिए, जो मानसिकता है वो तो अलग अलग बटी हुई है, डिवाइड है आज वोटों का। इसलिए हम दावा करें कि नहीं हम 200 सीटें आ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी 300 की दावा कर रही है, ना दावा करे तो वो 50 पे निपट रही है 100 पे। आप लोगों का आकलन और ये जो जी न्यूज और फलाने ठिकाने, नाम नहीं लेना चाहता हूं, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया की तरह नाम जो आप लोगों के साथ चिपक के रह गया, इन 5 सालों में 6 सालों में मीडिया जो है इतनी बदनाम हुई जितना कोई भी नहीं बदनाम हुआ। इस देश का नेता बदनाम हुआ करता था, लेकिन पहली बार देखने में आया कि पिछले 6-7 सालों में मीडिया को बदनाम का ठप्पा लगा। और वो इसलिए कि कहीं ना कहीं एक पक्षीय न्यूज को दिखाने का प्रयास किया, जिसके कारण हम कुछ बोलते हैं उसको दिखाते नहीं है, श्रीवास्तव जी बोलते हैं उसको घी मक्खन लगा के दिखाते हैं। इन कारणों से कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम कहने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। और वो चीजें जनमानस को घर कर गया कि अरे भाई कोई चीज खराब भी है तो उसको इतना अच्छी तरह से
मॉडिफाई करके और उस चीज को बताया जा रहा है जो जनता के हित में नहीं है। 1000 का सिलेंडर जनता के हित में नहीं है, लेकिन बता रहे हो कि देश को सुदृढ़ करने के लिए 1000 का सिलेंडर बेचा जाएगा देश में। अरे देश कब नहीं सुदृढ़ हुआ है? क्या कांग्रेस के जमाने में 70 साल तक क्या ऐसे ही रहा देश? या आज प्रदेश के अंदर हमने क्या घर नहीं बनाया? जो प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं कि हमने बहुत उत्तर प्रदेश में घर दे दिया, हमने तो 75 जिलों में मान्यवर काशीराम के नाम से गरीबों के लिए निःशुल्क दिया। श्रीवास्तव जी का दल तो पैसा लेकर चलिए उपाध्याय जी, ये सारी चीजें उपाध्याय जी इतने सारे सवाल आपने दाग दिए, अब जवाब ले लीजिए विवेक जी। देखिए बहन जी, दिल बहलाने को गाले ख्याल अच्छा है। जिस तरह से हमें इस चरण 10 सीटें दे रहे हैं, उनके ख्यालों में मैं नहीं कह सकता हूं। और बहुजन समाज पार्टी में शासन किस तरह से चला, उस सबने देखा। जन्मदिन मनाने के नाम पे इंजीनियर की हत्या हो गई, लखनऊ में 2 सीएमओ मारे गए और मुख्यमंत्री अपने आवास बैठी रही। लखनऊ जेल से निकाल कर हत्या हुई सीएमओ की, तो अपराध का नंगा नाच और मुख्तार अंसारी दलबल के साथ डीजीपी के कार्यालय में घूम रहे थे, उसका पूरे प्रदेश ने देखा। तो इनका जो शासन काल का अपना दावा है, तो सब पूरा प्रदेश की जनता ने आंखों से देखा। और जिस तरह से ये मीडिया के ऊपर अपने भड़ास निकाल रहे हैं, मोदी मीडिया, ये भूल जा रहे हैं कि उसी मीडिया के उसी चैनल में बैठ करके अपनी बात रखने का मौका पा रहे हैं। अगर मीडिया के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण होता तो आज इस तरह की बातें हमारे सामने और इस चैनल से बोलने की हिमाकत न कर पाए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की शासन है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अभी किया है, तुष्टीकरण किसी का नहीं किया। हमने किसी वर्ग विशेष का तुष्टीकरण नहीं किया और न किसी को इसकी तुष्टीकरण करने की हमने इजाजत दी। जो लोग भी इस वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उनकी तुष्टीकरण की कोशिश करते हैं, उनको बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी उसका कार्यकर्ता करता है। हमने इस रिकॉर्ड पैमाने से गरीबों को छत मुहैया कराई। अभी वो बता रहे थे कि इनसे लोग पैसा लेके देते, ये इसका एक भी अगर प्रमाण प्रस्तुत कर दे तो इनको मैं मतलब स्वयं साक्षात मंच से अभिनंदन करूंगा। इस तरह की बातें, तथ्यहीन बातें राजनीतिक भावावेश में आकर के नहीं कहनी चाहिए। सीधे जो लाभार्थी उनके खाते में धन जा रहा है और उनको छत मुहैया कराई जा रही है। गरीबों को शौचालय हमने दिया। जो एक प्रदेश की समस्या थी छत पे महिला होने की, आज उससे मुक्ति अगर किसी को दिलाई तो हमारी सरकार ने दिलाई। ये कहते हैं कि हमने किया। आज हम पूरे प्रदेश में हर घर जल की व्यवस्था का काम कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इन लोगों ने इन मुद्दों पे काम किया होता तो हमारी सरकार को इन मुद्दों पे काम करने की जरूरत क्यों पड़ती? कुछ ही गोरखपुर में एम्स हमने दिया, खाद कारखाना हमने खोला, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मुहैया हुआ कि हमने दिया। इसके पूर्व के लोगों ने दिशा में चिंता क्यों नहीं? बेरोजगारी की बात करते हैं, इनसे पूछा जाए इन्होंने अपने शासनकाल में कितने लोगों को रोजगार दिया, इनका आंकड़ा बता देते। लेकिन विवेक जी, क्या कंपैरिजन करने के लिए आपकी सरकार आई थी? आपकी सरकार जब बन रही थी उससे पहले, जो पिछली बार आप चुनावों में गए, आपने वादे किए थे, आपने कहा था कि हम उन लोगों से अलग हैं। अगर आप अपने कार्यकाल की तुलना अगर उनके कार्यकाल से करेंगे तो फिर क्या मतलब रहा? मतलब फर्क क्या रहा? सिर्फ इतना निशान का कि पहले साइकिल की सरकार थी और अब इस बार फूल की सरकार आ गई है, बस इतना फर्क है। विषय ये है कि इन लोगों के शासनकाल में सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी, अपराध में लिप्त रहे। वंचित के जन्मदिन के लिए इंजीनियर की हत्या की जाती थी, जन्मदिन में पैसा वसूली थी। वही योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाने के नाम पर संजय की रसीद तकलीफ को बताते मुझे। ये हमारे इनके में फर्क है। और इसी तरीके से इनके शासन कालों में अपराधी सरकारी दफ्तरों में खुलेआम ठेका टेंडर की वजह से उगाही करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किसी देखा हो बता दीजिए। इनके शासन काल में अपराधियों को पुलिस बुलाती थी, पुलिस नहीं आती, अपराधी नहीं आते थे। हमारे शासन काल में अपराधी छाती पर टक्की लगा करके थानों में सरेंडर करके देते गए।
ये दृश्य है, ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी के शासन में और इन लोगों के साथ। क्रिकेट खेल रहे हैं वो जौनपुर में, वो कौन से अपराधी हैं? इनके शासन काल के नहीं है क्या? इनके शासन काल का डीएम वो अपराधी है, इनके शासन काल का हाथरस का डीएम जो लड़की को जला देता है, रात में आदेश देता है कि पेट्रोल डाल के जलवा दिया जाए बॉडी को। वो सबसे बड़ा इनके शासन काल का बदमाश है, तो जिलाधिकारी है हाथरस का। उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा कर लेते हैं ये बैठ करके? ये जनता को गुमराह करने का कतई न प्रयास करें। एक तरह से दलितों के उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या हुई, एक तरह से ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या हुई। ये पूर्वांचल के लोगों को, पूर्वांचल के ब्राह्मणों को जिस तरह से सताने का प्रयास किया, सारा ब्राह्मण चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। करण जी, विवेक जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, शमीम खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष नागरिक एकता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर स्वदेश न्यूज में। क्या कुछ स्थिति देखने को लग रही है और इस बार नागरिक एकता पार्टी का क्या वर्चस्व वहां रहने वाला है? देखिए, नागरिक एकता पार्टी बहुत कम सीटों पर लड़ रही है क्योंकि चुनाव जो है वो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में है। इसलिए हम लोग कोई दावा, कोई ऐसा चीज नहीं करने वाले हैं जिससे बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं कि मैं सरकार बना रहा हूं, जो कुछ नहीं, एक सीट पर लड़ रहा है वो भी सरकार बना रहा है। अभी बात हो रही थी साइकिल और फूल की, तो ये बिल्कुल इन्होंने सही आपने बताया कि फूल ने 5 साल लोगों को फूल ही बनाया है और कुछ नहीं किया है, सिर्फ फूल बनाया है। क्योंकि इनसे जरा ये कोई पूछेगा अपराधी कहाँ जो है नहीं है, अपराधी क्या वो नहीं है जो किसानों को कुचल दिया और किसानों को मार दिया, उनको अपराधी की श्रेणी में नहीं लाएंगे क्या? गृह जो इनके मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, उनका बेटे ने किस तरीके किसानों को मारा है, उसको क्या कहेंगे बताइए? यही अगर एक धरना प्रदर्शन करने वाले सीएनआरसी में लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें जब ये हाई कोर्ट ने इनको राहत दे दी तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, और जहां 7 लोग मारे जाते हैं, 8 लोग, वहां पे उसको राहत मिलती है तो ये कहीं नहीं जाते हैं। तो क्लियर दिखता है और फर्क भी दिख रहा है कि किस तरीके से भेदभाव की राजनीति 5 साल की गई है। अब जो बुलडोजर की बात और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो टाइम खत्म हो गया है। बुलडोजर में जंग लग गया है और डबल इंजन की सरकार 10 तारीख को एक इंजन बचेगा, एक इंजन फेल हो जाएगा। मेरा अपना आकलन ये है। चलिए विवेक जी, अभी जिस तरह से जातिवाद को लेकर बात कही जा रही थी और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि खासकर पूर्वांचल को लेकर ब्राह्मणों का विरोध वहां पर बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं और क्या वाकई जिस तरह से जो बातें कही जा रही हैं इसका असर पड़ने वाला है? देखिए, ये लोग जातिवाद से करते हैं, इनकी जो राजनीति जड़ में खुराक जाति से ही मिलती है। अगर जातिवाद समाप्त हो जाएगा तो इनकी राजनीतिक जड़ों में टूट जाएगा। लेकिन इसको बढ़ावा, इसकी शुरुआत किसने की वहां पर? आपने गिनकर मंत्री बनाए कि चलिए इस दल के ये मंत्री हैं। यहाँ खुद प्रधानमंत्री छोड़िए, राष्ट्रपति तक खुद अपनी जात बता देते हैं। तो ये जातिवाद का एकदम बताने का सिलसिला तो आपने भी किया ना, आप भी इससे अछूते नहीं रहे। नहीं, मेरी बात समझिए, हम जाति की राजनीति नहीं करते। हम ये देखते हैं कि समाज के सभी वर्गों को शासन सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व मिले, सम्मान मिले। इन वर्गों की उपेक्षा हुई है, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए और उनको सम्मान दिया। हम कोई जातिगत राजनीति की बात नहीं करते, आप जातिगत फसाद की बात नहीं करते। ये लोग इस तरह से अगड़ों पिछड़ों दलितों की बात करके फसाद की बात करते हैं और मौका आने पर सत्ता हिस्सा चट कर जाने की बात करते हैं। इतने दिनों से ये लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि 27% पिछड़ों के आरक्षण सबसे ज्यादा मलाई क्या चाहती है, उसका जवाब देने में इनको बगल झांकना पड़ जाएगा। इसी तरह से दलितों के आरक्षण सबसे ज्यादा मलाई किस जाति में चाहती है, वो भी ये नहीं बता पाएंगे। तो ये हम किस तरह की राजनीति के विरोधी है। हम बहुसंख्यक समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं और हम सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। हम किसी करण की राजनीति नहीं करते। चलिए राजीव जी, जिस तरह से तमाम ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि सिलेक्टिव जो माफिया हैं उनको खत्म किया गया है और कुछ सिलेक्टिव को बचा लिया गया है। पूछिए ना भाई साहब, हम तो कह ही रहे हैं कि हमारी पार्टी के तो फर्स्ट डे से मांग थी कि कोई माफिया हो,
उसका कोई न तो जाति होना चाहिए, न तो धर्म होना चाहिए, न तो किसी दल से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जाति को देख करके, धर्म को देख करके, दल के देख करके माफियाओं का चिन्हित किया और उसके बाद उनके घरों पे बुलडोजर चलाया, जेसीबी चलाया या उनको इनकाउंटर करने का काम किया। अब आप खुद बताइए दिनेश जी, ब्राह्मणों की इतनी हत्या हो गई, दलितों की हत्या हो गई, मुसलमानों की हत्या हो गई और बाबा जी के जाति विशेष वालों की हत्या नहीं हुई। आरोप कौन नहीं लगाएगा? एक छोटा सा बच्चा समझ जाएगा, श्रीवास्तव जी भी समझ रहे होंगे कि क्या कारण है कि इतने 24 करोड़ की जनता में इनको माफिया में ब्राह्मण दिख जाता है, दलित दिख जाता है, मुस्लिम दिख जाता है, लेकिन बाबा जी के जाति वाले कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं दिखते हैं। यही तो जनता जानना चाहती है उत्तर प्रदेश। मैं यही तो समझाना चाह रहा था। उधर भी जाएगा कि नहीं? इतना ना अनजान बनिए कि आप जाति से बड़े दूर हैं या जाति से आप नहीं हैं। आपकी पार्टी तो जातीय वो संरचना बनाई है कि शेड्यूल कास्ट में फलाने जाति का संघ, फलाने जाति के मोर्चा, फलाने जाति का मोर्चा आपने खुद बना रखा है। जब आप संगठन में चलिए राजीव जी, विवेक जी, करण जी, राजीव जी और समीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन किसका मंगल होने वाला है 5वें दंगल में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ये तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। फिलहाल पूर्वांचल में बीजेपी और योगी की अग्नि परीक्षा जरूर है और ये तय है कि इस बार थोड़ा सा मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।